नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी को हराएं, नारों के साथ यूपी में वोटरों के बीच जाएंगे राकेश टिकैत, बोले उम्मीद है एमएसपी का मुद्दा सुलझाएगी केंद्र। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ महारैली में अखिलेश यादव, बोले आपके मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब से शामिल होंगी 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, आज बॉर्डर पर जमावड़ा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। बीजेपी को हराएं, नारों के साथ यूपी में वोटरों के बीच जाएंगे राकेश टिकैत, बोले उम्मीद है एमएसपी का मुद्दा सुलझाएगी केंद्र। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है। टिकैत 1 साल से अधिक समय से दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी से किसानों को मदद मिलेगी। इसके साथ साथ टिकैत ने कहा कि वो बीजेपी को हराओ के नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास भी जाएंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि एमएसपी हमेशा संयुक्त किसान मोर्चा का मुद्दा था। संयुक्त किसान मोर्चे में लगभग 40 किसान संगठन संघ शामिल हैं। राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र के साथ 11 दौर की चर्चा में हर बार हमने एमएसपी पर चर्चा की। हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। टिकैत ने आगे कहा कि हम बीजेपी हराओ नारे के साथ यूपी के मतदाताओं के पास जाएंगे। बेहतर होगा कि भारत सरकार और पीएम मोदी आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू होने से पहले इस मुद्दे को सुलझा लें। टिकैत ने यह भी कहा कि बीकेयू समर्थकों को दिल्ली सीमा पर धरना स्थल को खाली करने की अभी कोई योजना नहीं है। टिकैत ने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति बीजेपी को पराजित करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे उनको गाँवों में बाइकआउट का सामना करना पड़े और चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। पश्चिम यूपी में यह पहले से ही शुरू हो चुका है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। इन कानून को वापस लेने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी भी दे दी है और शीतकालीन सत्र के दौरान इसे संसद में पेश किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ महारैली में अखिलेश यादव, बोले आपके मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के इको गार्डन में जनक्रांति पार्टी द्वारा आयोजित भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति महारैली को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के साथ ही चौहान समाज का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए आगामी चुनाव में सपा को हर बूथ से जिताना होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो चौहान समाज को हिस्सेदारी व भागीदारी मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जो विश्वास चौहान समाज ने जताया है वो उसे निभाने का प्रयास करेंगे। समाज के मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। भाजपा सरकार एयरपोर्ट, हवाई जहाज सहित सभी सरकारी उपक्रम बेचने का कार्य कर रही है। इसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और नौकरियां खत्म हो रही है। भाजपा का पूरा मंत्रिमंडल आज एक नए एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहा है। यह शिलान्यास भविष्य में भाजपा के बेचने के काम आएगा। उन्होंने कहा कि चौहान समाज को भाजपा ने धोखा दिया है। भरोसा दिलाते हैं कि सपा की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी और चौहान समाज संग सभी जातियों को उनकी भागीदारी के मुताबिक हक दिलाया जाएगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कार्य कर रहे संजय चौहान के साथ ही महान दल के केशव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल सहित तमाम नेता जोड़ रहे हैं। इससे यूपी में सतरंगी तस्वीर दिखेगी। यही तस्वीर विकास का रास्ता दिखाएगी। जो लोग सिर्फ नाम बदलने के काम में लगे हैं वे खुशहाली नहीं दे सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कमेंट करते हुए कहा कि जो लोग एक रंग वाले हैं वे कभी भी खुशहाली नहीं दे सकते हैं। जब से यूपी के मुख्यमंत्री बाबा बने हैं तब से प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। नाम बदलने वालों को इस बार जनता बदल देगी। सपा की सरकार बनी तो हर वर्ग को हक और सम्मान दिलाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब से शामिल होंगी 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, आज बॉर्डर पर जमावड़ा। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के वापस होने के बाद अब एमएसपी पर गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें पंजाब के किसान भी तैयारी कर रहे हैं। सूबे से 26 नवंबर को होने वाले दिल्ली कूच में 1000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियां कूच में शामिल होंगी। वीरवार को कूच में शामिल सभी किसान दिल्ली की सीमाओं पर एकत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद सबको लग रहा था कि किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और दिल्ली की सीमाएं खाली हो जाएंगी। अनुमान के विपरीत अभी भी किसान अन्य मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एमएसपी और अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 नवंबर को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं। पंजाब से भी हजारों किसान कूच में शामिल हो रहे हैं। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 1000 किसान ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कृषि कानूनों के बाद किसान अब एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। इसके अलावा संसद में बिजली शोध बिल रद्द किए जाने की मांग किसान कर रहे हैं। किसान नेता स्वर्ण सिंह ने बताया कि प्रदूषण एक्ट से किसानों को बाहर रखते हुए अभी तक दर्ज किसानों पर मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की मुरादाबाद रैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक कंपनी बाग के निकट एक रेस्टोरेंट में हुई। इस दौरान बैठक में जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि 1 दिसंबर को मुरादाबाद में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की रैली होगी, जिसमें जनपद से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जगह जगह रैलियां कर लोगों को कांग्रेस कार्यकाल में हुए कार्यों की जानकारी दी जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक। संसद में एमएसपी समेत इन मुद्दों को उठाने का लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज यानी 25 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी संसद सत्र के लिए रणनीतियां तैयार की गईं। इस बैठक के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, AK एंटनी, मानिक टैगोर, रवनीत सिंह बिट्टू, के सुरेश, आनंद शर्मा सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे थे। वहीं मनीष तिवारी अपने क्षेत्र से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े थे। बैठक खत्म होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में आज हमने फैसला किया है कि हम संसद में कई मुद्दे को उठाएंगे, जिसमें महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, चीनी आक्रामकता के मुद्दे और जम्मू कश्मीर का मुद्दा शामिल है। उन्होंने कहा, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को कांग्रेस किसान मुद्दा, जिसमें एमएसपी शामिल होगा, और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने के मुद्दे को उठाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम संसद में इन मुद्दों पर विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए अपने प्रयासों के तहत विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाएंगे। बता दें कि पिछली बार की तरह इस बार भी सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। कांग्रेस मोदी सरकार को सदन में घेरने की पूरी कोशिश करेगी और आज इस बैठक में इस पर रणनीति भी बना ली गई है। करीब 15-16 ज्वलंत मुद्दे हैं जो कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएगी। संसद के पिछले सत्र में पेगासस मामले पर विपक्षी पार्टियों की एकता देखने को मिली थी, लेकिन कांग्रेस के लिए इस बार सबसे बड़ी मुश्किल तृणमूल कांग्रेस खड़ा कर सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शराबबंदी पर आरजेडी का बड़ा बयान। सरकार में इच्छाशक्ति की कमी, बीजेपी के विधायक नाराज हैं तो वे इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, शराबबंदी कानून को लेकर सूबे में सियासत जारी है। एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को आलोक मेहता ने कहा कि सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक लगातार शराबबंदी कानून को लेकर नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को सरकार से समर्थन वापस लेकर बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो इस कानून का विरोध करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा कि सारा बॉर्डर सील करने का दावा किया जा रहा है। ये चीज पहले भी करते थे, लेकिन हर जगह शराब मिल रही है और बॉर्डर पर एंट्री हो रही है। अभी कोई शराब पीकर घूम रहा है तो उसको पकड़ा जा रहा है, लेकिन सप्लाई वाले को पकड़ा नहीं जा रहा है। सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए अनर्गल बयान दे रही है। असल बात यह है कि सरकार शराबबंदी को लेकर विफल है। कितने क्लिप जारी हुए, उसमें एनडीए कई क्लिप के थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, हम चाहते हैं यूपी में बीजेपी हारे, अखिलेश की मदद को तैयार। जी हां दोस्तों, बुधवार को दिल्ली दौरा पर आई तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने पीएम से सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्र विस्तार, त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा समेत अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही पीएम मोदी को ग्लोबल बिजनेस मीट BGBS कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण भी दिया। वहीं इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। टीएमसी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि यूपी में भाजपा हारे। उसके लिए अगर अखिलेश को हमारी मदद चाहिए तो हमारी पार्टी मदद करेगी। हमारी पार्टी की यूनिट वहां पर है, लेकिन हर जगह चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। हालांकि मैं बनारस जाना चाहती हूँ, वहाँ शिव दर्शन करने और दिया जलाने का भी मन है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया कवरेज पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा प्लान, प्राइवेट एजेंसी से लेगा मदद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चुनाव देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर एक एजेंसी को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है।
यह एजेंसी चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों की कवरेज के लिए प्रिंट, टेलीविजन, डिजिटल और सोशल मीडिया स्पेस को ट्रैक और निगरानी करने का काम करेगी। साथ ही एजेंसी अपने निष्कर्षों के आधार पर फीडबैक रिपोर्ट तैयार करेगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह पहली बार है जब चुनाव आयोग मीडिया कवरेज की निगरानी के लिए एक अलग एजेंसी की नियुक्ति कर रहा है। इस संबंध में एक प्रस्ताव के लिए एक अनुरोध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस संबंध में योग्य फर्मों से 30 नवंबर तक अपनी बोलियां भेजने को कहा गया है। आरएफपी के अनुसार एजेंसी को चुनाव आयोग के कवरेज और विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रक्रियाओं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विदेशी प्रेस के साथ साथ सभी प्रमुख प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया को बारीकी से ट्रैक करना होगा। इस कवरेज के आधार पर समाचार रिपोर्टों या राय को पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में अलग करते हुए समय समय पर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करनी होगी। यह विश्लेषण चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत कुछ कीवर्ड्स पर भी आधारित हो सकता है। इसके अतिरिक्त फर्म को सभी प्लेटफॉर्मों के लिए एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की आवश्यकता होगी, जहां इस तरह की सभी संबंधित सामग्री अपलोड की जाएगी और चुनाव से संबंधित घटनाओं पर रियल टाइम नोटिफिकेशन भी डाल सकती है। हिमाचल उपचुनाव में हार पर रार, भाजपा के एक और नेता का इस्तीफा, सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हार ने भाजपा में हलचल पैदा कर दी है। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कृपाल परमार ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सिरमौर जिले के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया है। अपने इस फैसले के लिए पवन गुप्ता ने सीएम दफ्तर में तैनात एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है। गुप्ता के इस्तीफा देने के अंदाज से भी पार्टी की किरकिरी हुआ है। पवन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा अपलोड किया और कहा कि वो बीते 6 महीने से उत्पीड़न का शिकार हैं। उपचुनावों में हार से उबरने की रणनीति बनाने में जुटी भाजपा के लिए यह करारा झटका है और इससे अंतर्कलह उजागर हो गई है, जो 1 साल बाद ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज अच्छा संकेत नहीं है। इस बीच शिमला में भाजपा की 3 दिवसीय मंथन बैठक बुधवार को शुरू हुई है, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा हो रही है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में उम्मीदवारों के अहंकार, गलत व्यक्ति को टिकट मिलना, मंडी में वीरभद्र परिवार के प्रति सहानुभूति और कुछ संगठन के लोगों की निष्क्रियता जैसे कारणों से उपचुनाव में हार का कारण बताया गया है। यही नहीं, पार्टी अब राज्य सरकार की कैबिनेट में फेरबदल से लेकर संगठन तक में तब्दीली पर विचार कर रही है। इस बारे में डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसे हाईकमान को भेजा जाएगा। इसके बाद ही कोई फैसला होगा, लेकिन किसी भी तरह के बदलाव से फिलहाल इनकार नहीं किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा जेवर के किसानों को क्यों नहीं मिला मुआवजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने मुद्दा बनाया है नोएडा के पास जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उजाड़े गए लोगों के दुख का। प्रियंका ने एक ट्वीट में पूछा है कि जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है। क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने को मजबूर हैं? मुआवजा किसानों का हक है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसानों के प्रति यदि आपकी नीयत सचमुच साफ है तो अपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखने वाले हैं। इसके 3 साल में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसके बन जाने के बाद हर साल 1 करोड़ 20 लोग इस हवाई अड्डे से यात्रा करेंगे। जेवर में बनने वाला हवाई अड्डा पहले चरण में 1300 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इसके निर्माण पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नोएडा एयरपोर्ट को जर्मनी की एक कंपनी बनवाएगी। दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे के लिए कई गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला है। वो अपने घर के मलबे पर ही टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। इन लोगों को प्रशासन ने कोई वैकल्पिक जमीन भी अभी तक नहीं दी है। जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे के पास के गांव खेड़ा दयानपुर के अजय प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बदले बदले तेवर, ममता से मिलने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का केंद्र पर हमला, बोले मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आज सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे पर फेल रही है। उन्होंने पूछा कि इन विफलताओं की जिम्मेदारी किसकी है। बता दें कि बुधवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की।
इसके बाद से ही राजनीतिक अटकलों को बाजार गर्म है। मुलाकात के बाद स्वामी ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। स्वामी ने ट्वीट में लिखा, मैं जितने भी राजनेताओं से मिला या उनके साथ काम किया, उनमें से ममता बनर्जी मोरारजी देसाई, जेपी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के जैसी हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। भारतीय राजनीति में यह एक दुर्लभ गुण है। वहीं भाजपा नेता से जब यह पूछा गया कि क्या वो टीएमसी में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही उनके साथ हूँ, पार्टी में शामिल होने की मुझे जरूरत नहीं है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा पर पहले भी हमले बोलते आए हैं, लेकिन ममता से मिलने के बाद वे खुलकर सामने आ गए। एनडीए सरकार की दूसरी पारी में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलने से नाखुश स्वामी कुछ समय से सरकार के फैसलों की भी खुली आलोचना करने से हिचक नहीं कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने दिया चूल्हा और बिजली, महंगाई की मार ने छीनी सुविधाएं, किसान त्रस्त पड़े, मिर्जापुर की खास रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एड़ी से चोटी तक जोर लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई सबको दिख रही है। अखिलेश यादव भी बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अब सीधे निशाने पर समाजवादी पार्टी को ले लिया है। बात करें मिर्जापुर की तो पुराना शहर होने के बाद भी यह विकास के मामले में अभी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के किसान और लोग महंगाई से परेशान हैं। हालांकि मिर्जापुर से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा कहते हैं कि 2017 के मुकाबले इस बार बहुत कम मुद्दे हैं। वहीं मिर्जापुर की एकमात्र महिला विधायक सुष्मिता मौर्य का कहना है कि पिछले सरकारों द्वारा अधूरे कामों को पूरा करने में काफी समय लगा। मिर्जापुर के लोग महंगाई से परेशान हैं। मिर्जापुर जिले के कई घरों में गैस होने के बावजूद लोग चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने चूल्हा दिया और राज्य की योगी सरकार ने बिजली दी, लेकिन इस बढ़ती महंगाई ने फिर गोबर के उपले से चूल्हा जलाकर घर चलाने पर मजबूर कर दिया। चिंता देवी की सबसे बड़ी चिंता महंगाई की मार है। चुनाव सामने है, लेकिन इस चूल्हे के धुएं के सामने सब धुंधला है। चिंता देवी कहती हैं, गैस बहुत महंगी हो गई है, इसलिए गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और खाना चूल्हे पर ही बनाते हैं। हमें इस चूल्हे के कारण धुआं भी बहुत लगता है। हम धान और गेहूं काटते हैं और उसी से घर चलता है। उसी के पैसे से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और घर का खर्च भी चलते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुरादाबाद, शंकराचार्य की चेतावनी, योगी मोदी सावधान, नहीं तो बन जाएंगे 3 पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दिए जाने पर असंतुष्टि जाहिर की है। सरकार को आगाह करने जैसी शैली में उन्होंने कहा कि मोदी योगी सावधान, नहीं तो बन जाएंगे 3 पाकिस्तान। जगतगुरु शंकराचार्य बुधवार को रेलवे स्टेडियम में आयोजित विराट धर्म सभा में बोल रहे थे। मंच से सीधे संबोधन के स्थान पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के सवालों के जवाब देकर उन्होंने अपनी बात रखी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी और मोदी से पूछिए कि रामलला का मंदिर बन रहा है, इसमें उनकी क्या भूमिका रही है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में रामाल ट्रस्ट बना था। यदि पुरी के शंकराचार्य के रूप में मैंने रामाल ट्रस्ट के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो राम मंदिर उसी समय बन गया होता और उसके अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। हस्ताक्षर न करने की वजह से आज अयोध्या में केवल राम जी का मंदिर बन रहा है। मोदी योगी को श्रेय लेना है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। उन्होंने मस्जिद को जमीन दिए जाने पर असंतुष्टि जाहिर की। कहा कि मस्जिद के लिए 25 किलोमीटर दूर उपहार स्वरूप 5 एकड़ जमीन दी गई है। यह योजना इस समय लोगों को अच्छी लग रही है क्योंकि राम जी का मंदिर बन रहा है। इसी निर्णय को यदि मथुरा और काशी में भी क्रियान्वित किया तो उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। योगी जी, मोदी जी सावधान, आप 3 नए पाकिस्तान दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। विश्व में मुस्लिम और मसीही राष्ट्र हैं, लेकिन कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यदि मुस्लिम रहीम रसखान बनकर देश में रहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। गोरक्षा के लिए कानून पर उन्होंने कहा कि इस समय भारत में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो हृदय से समग्र गोवंश की रक्षा का समर्थन करे। हिंदुओं के धर्म स्थलों पर सरकार के नियंत्रण के सवाल पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से सरकार सहयोग ले सकती है, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, क्रिप्टो करेंसी को कानून के दायरे में लाने के खिलाफ हैं 54% भारतीय सवे। जी हाँ दोस्तों, सरकार क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 नाम से क्रिप्टो करेंसी के नियमन का बिल ला रही है। इस बिल के माध्यम से सरकार रिजर्व बैंक के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। भारत में एक बड़ा वर्ग क्रिप्टो करेंसी को कानून के दायरे में लाने के खिलाफ है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ओपिनियन पोल जारी किया गया। इस सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई कि 54% भारतीय क्रिप्टो को कानून के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं है। एक 5 दिन चले इस सर्वे में देश के अलग अलग हिस्सों से 56,000 लोगों को शामिल किया गया और क्रिप्टो करेंसी को लेकर उनके विचार जाने गए।
केवल 26% लोगों ने क्रिप्टो को कानूनी दायरे में लाने की बात कही, जबकि 20% लोगों की इस बारे में कोई राय नहीं थी।